लेकिन दोस्तों इन साइड भी मौजूद वक्त में कुछ हमने लें जनाब हद ही हो गई। भारतीय हुकूमत ने अपनी ही एयर चीफ की तरफ से किए जाने वाले दावों को अहमियत देने से न सिर्फ इनकार कर दिया है बल्कि भारतीय वजीर आजम हो या भारत के वजीर दिफा दोनों ने पाकिस्तानी तैयारे गिराए जाने के हवाले से AP सिंह के इंकशाफात को डाल दिया है रद्दी की टोकरी में। जबकि इस इंकशाफ को अहमियत देने की बजाय डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी हुकूमत को अपना हदफ बनाकर उनको टारगेट करने के अमल का आगाज़ कर दिया है। और मुझे ऐसे लगता है कि भारत के अंदर जो इस वक्त डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ख़ास तौर पर अभी खबर भी सामने आई है, आपकी नज़र से भी गुजरी होगी, भारत के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को दीगर रहनुमाओं समेत उस वक्त गिरफ्तार करने की जब वो इंतखाबी धांधली के खिलाफ भारत के इलेक्शन कमीशन के सामने जाकर एहतजाज करने जा रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स को एक्सटर्नल पॉलिटिक्स के जरिए ओवरलैप करने की कोशिश की जा रही है और अमेरिका मुखालिफ सेंटिमेंट्स को उभार कर भारतीय हुकूमत अपनी बचाव का कोई रास्ता इख्तियार करना चाहती है। लेकिन इस सूरत हाल में ये सवाल है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या भारत का अमेरिका मुखालिफ मंतरा काम करेगा? क्या वो जज्बात जो इस वक्त वो उभार रहे हैं उन जज्बात की बुनियाद पर वो अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल का कोई रास्ता तलाश कर सकेंगे? और ये सवाल भी सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि भारत आखिरकार या मोदी सरकार आखिरकार क्यों सिर्फ अपनी नेशनल पॉलिटिक्स को अपनी सफारतकारी के ऊपर हावी करने की कोशिश कर रही है। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है, इंपॉर्टेंट सवालात हैं और इनका जायजा लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यह बात तो किसी से ढकी छुपी नहीं कि पाकिस्तान ने नाक रगड़ दी थी मोदी सरकार की मई में जब उन्होंने पाकिस्तान पर हमला करने की गलती की थी और उस चक्कर के अंदर उन्होंने एक ऐसा झूठ का बाजार गर्म करने की कोशिश की जिसके अंदर जनाब वो खुद ही खड्डे में गिर गए और उनके लिए बाहर निकलने का रास्ता कोई नहीं था। अब इसी दौरान मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो पाकिस्तान की अग्रेसिव डिप्लोमेसी थी उसके नतीजे में पाकिस्तान के कद काठ में भी इजाफा हुआ और पाकिस्तान ने वाहिद जो कहते हैं ना कि पावर स्टेक होल्डर के तौर पर जो एक इंडिया ने अपने लिए एक भरम सा बनाया हुआ था वो भी पाकिस्तान ने बुरे तरीके से तोड़ दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान की बात पर दुनिया ने कान धरे और चूंकि बात हकीकत पर मबनी थी, सच पर मबनी थी, लिहाजा उस सच को दुनिया ने कबूल किया। इसी दौरान इंडिया और इंडियन जो पॉलिटिक्स है उसमें एक बहुत बड़ा भूचाल आया। भूचाल इस वजह से आया कि यह सवाल बार बार पैदा हुआ कि इंडिया के कितने तैयारे गिराए गए, इंडिया को कितना नुकसान हुआ, इंडिया के कितने फौजी मारे गए, शिवांगी सिंह कहाँ है। यह हर जगह पर यह सवाल बरपा रहा लेकिन इसका किसी को कोई जवाब नहीं मिला। इस प्रेशर को रिलीज करने के लिए भारतीय एयर चीफ AP सिंह को सामने लाया गया और उनसे कहा गया कि जनाब आपने पाकिस्तानी तैयारों को किसी तरह से गिरा दे ताकि यह दबाव हम जो है वो उसको अपने आप से हटा सकें। AP सिंह ने प्रेस ब्रीफिंग कर दी और उसके अंदर उन्होंने एक लंबी चौड़ी लिस्ट जारी कर दी कि जनाब हमने रडार गिराए, हमने जनाब मिसाइल डिफेंस सिस्टम उड़ाया, हमने जनाब तैयारे गिराए, हमने जनाब रनवेज को तबाह किया, हमने जनाब हैंगर्स में खड़े तैयारों को तबाह किया। इस तरह का उन्होंने पूरा ड्रामा रचाया। लेकिन उसके बाद जो रद्द अमल खुद इंडियन मीडिया की तरफ से सामने आया उसने भारतीय हुकूमत को डिफेंसिव पोजीशन पर लाने पर मजबूर कर दिया। अभी रिसेंटली भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इसी प्रेस ब्रीफिंग के बाद बेंगलुरु के अंदर एक तकरीब से खिताब किया और उस तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने 56 इंच चौड़ी छाती पर हाथ मार के इस बात का ऐलान नहीं किया कि एयरफोर्स के सरबराह ने, इंडियन एयरफोर्स के सरबराह ने दावा किया है कि जनाब हमने पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचाया। एक मर्तबा भी उन्होंने अपनी तकरीर में इस बात का जिक्र नहीं किया कि जनाब हमने मार खाई नहीं, हमने मारा भी है। इस तरह का कोई दावा सामने नहीं आया। तो इसका क्या मतलब है कि इंडियन एयर चीफ की बात पर खुद भारतीय वजीर आजम को भी यकीन नहीं था या उन्होंने जो रद्द-ए-अमल सामने आया, खासतौर पर मुख्तलिफ जो जिसे हम कह सकते हैं कि वेल रिप्यूटेड जर्नलिस्ट्स हैं, करण थापर हैं, परवीन सहानी हैं और दीगर लोग हैं, उन्होंने तो पोस्टमार्टम करके रख दिया AP सिंह की इस प्रेस ब्रीफिंग का। उसके बाद राजनाथ सिंह जो कि भारत के वजीर दिफा हैं, उन्होंने भी एक तकरीब से खिताब किया और उन्होंने भी इस हवाले से एक जुमला अपनी जुबान से नहीं निकाला। वजह क्या थी कि जो
रद्दमल सामने आ रहा था वो उनके लिए डाइजेस्टिबल नहीं था, लिहाजा उन्होंने इस बात को वेल लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया कि जनाब हमने तैयारे गिराए या हमारे तैयारे गिरे, हमने इसके ऊपर किसी तरह की कोई लबकुशाई नहीं करनी। नतीजा क्या निकला इसका? नतीजा ये निकला कि ये महज एक जिसे हम कह सकते हैं सोशल मीडिया वॉरफेयर के तौर पर ही ये एपी सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई, लेकिन उसका जो असर था वो इनफैक्ट इंडियन ट्रेड के ऊपर आया, जहां पर अमेरिका की तरफ से 50% टैरिफ की इंपोजिशन, स्पेशल फाइन इंपोजिशन, और उसके बाद बरतानिया की तरफ से भी इंडिया के ऊपर जुर्माना आयद करने की सूरत में हमारे सामने आए। तो इसका मतलब यह है कि इंडियन ट्रेड इस वक्त बहुत ज्यादा दबाव का शिकार है। और इसी दौरान भारत के ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी की वो शुरा आफाक प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई जिसमें उन्होंने भारत के इलेक्शन ढोंग को बुरे तरीके से बेनकाब कर दिया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को मोदी सरकार की एक कनीज के तौर पर पेश किया, जिसका काम महज ये था कि उसने हुक्म बजा लाना है, और इस चक्कर के अंदर उन्होंने जो सबूत पेश किए वो काफी हद तक दुरुस्त अपने वजन में महसूस होते हैं। और इंडियन मीडिया ने भी राहुल गांधी के इन इल्जामात को तस्लीम किया और कहा कि जनाब जो हकायक उन्होंने पेश किए हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इलेक्शन कमीशन के हवाले से, इंतखाबी धांधलियों के हवाले से, वो दुरुस्त हैं। अब अगर इंतखाबी धांधलियों पर बात की जाएगी तो इसका मतलब यह है कि ये धांधली के हवाले से जो इल्जामात राहुल गांधी की तरफ से सामने आ रहे हैं उसका असर बराह रास्त रियासत बिहार के इलेक्शंस के ऊपर आएगा, क्योंकि रियासत बिहार के इलेक्शन इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। खास तौर पर ये जो जंग में उनकी शिकस्त हुई और उसके बाद डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर भी जो उनको हजीमत का सामना करना पड़ा, एक शिकस्त को खुर्दा हुकूमत को जब आप इंतखाबी मैदान में उतारेंगे और उसके ऊपर रिगिंग के इल्जामात भी लगे होंगे तो उसके लिए अपने आप को बचाना या अपने लिए कोई जवाब पेश करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ऐसी सूरत हाल में ऑप्शन क्या है? ऐसी सूरत हाल में ऑप्शन ये है कि जनाब अमरीकी इक़दामात को अपने लिए एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, और ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हुए अपनी आवाम के सामने अपनी हीमनशिप को इस्टेब्लिश किया जाए कि देखें जनाब हमने अमेरिका के सामने झुकने से इनकार कर दिया, हमने अमेरिकी दबाव को कतई तौर पर तस्लीम नहीं किया, हमने जनाब ये जो कहते हैं खुद मुख्तार भारत, पता नहीं इसके लिए क्या हिंदी का लफ्ज़ वो इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर हमने जो है वो खड़ा रहने का फैसला किया है और हम इसके ऊपर कायम रहेंगे। इसी हवाले से राजनाथ सिंह जो कि भारत के वजीर दिफा हैं, उनकी 2 रोज पहले वाली जो तकरीर है वो इसी बात की तरफ इशारा करती है, क्योंकि उनका यह कहना था, वाज़ेह तौर पर उन्होंने बड़ी कड़ी तनकीद की डोनाल्ड ट्रंप पर, अमेरिका के ऊपर, अमेरिकी फैसलों के ऊपर, ये कहते हुए, ये मैं उनके अल्फाज आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। वो कहते हैं कि भारत की तरक्की बहुतों को हजम नहीं हो रही, वो कहते हैं कि सबके बॉस हम हैं, और ये कोशिश हो रही है कि भारत के यहाँ जो अशिया तैयार हो रही हैं वो जब दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जाएं तो उन मुल्क में बनने वाली अशिया से वो महंगी हो जाएं, यानी भारत की जो चीज़ें जाएं दूसरे ममालिक में बिकने के लिए वो वहाँ पर महंगी होंगी, क्योंकि उनके ऊपर टैरिफ इम्पोज हो जाएगा ताकि भारत को माशी नुकसान पहुँचाया जाए। लेकिन मैं ये बता दूँ कि अब भारत की तरक्की को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, और भारत दुनिया का एक अहम और ताकतवर मुल्क बनकर उभरेगा। उनका यह कहना था कि जहां तक दिफा का ताल्लुक है, या वजीर दिफा, उसने दिफा की बात तो करनी थी कि दुनिया में जो भी जंगी साजो सामान बनता था हम मुख्तलिफ ममालिक में जाकर जंगी तैयारे, हथियार और दीगर साजो सामान खरीदते थे, लेकिन अब हम बहुत सी चीज़ें खुद बना रहे हैं बल्कि बेच भी रहे हैं। राजनाथ सिंह का कहना था कि मोदी के पहले दौरे इक़्तिदार में जो भारत की डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्शन थी उनकी एक्सपोर्ट का टोटल वॉल्यूम 600 करोड़ रुपए था, इंडियन रुपीस, लेकिन अब वो बढ़कर 24,000 करोड़ हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि दुनिया भारत के दिफाई साजो सामान में दिलचस्पी रखती है और उसको खरीद रही है। अब ये 2 चीज़ें जो उन्होंने सामने रखी, इसका क्या मकसद था? इसका मकसद ये था कि अपनी आवाम को बताना कि जनाब हम जो है वो डट के खड़े हैं,
पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और हम हर तरह से अमरीकी इक़दामात का मुकाबला करेंगे। इसके साथ साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक हुक्मनामा सामने आया है जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने इस लेटर में वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया है कि ट्रेड सेटलमेंट्स अब इंडियन रुपीस में भी हो सकती हैं और इंडियन रुपीस के अंदर ट्रेड सेटलमेंट इंटरनेशनल ट्रेड के तनाजुर में बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि इसके नतीजे में भारतीय हुकूमत ये समझती है कि उनका डॉलर्स के ऊपर इन्हिसार कम हो जाएगा और डॉलर्स के ऊपर इन्हिसार कम होने का मतलब ये है कि वो ये समझते हैं कि इसका असर अमेरिका पर पड़ेगा, डोनाल्ड ट्रंप पर पड़ेगा और वो ये इस फैसले से पीछे हटने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होता हुआ भी मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। अब इस सिनेरियो के अंदर जो माहौल है वह नवंबर में होने वाले रियासत बिहार के इलेक्शंस हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। और उन इलेक्शंस के लिए जो पॉलिटिकल बयानिया है वो यही बनेगा कि जनाब हम ना पाकिस्तान के सामने झुके ना हम अमेरिका के सामने झुके। हमने पाकिस्तान का चैलेंज भी कबूल किया, हमने अमेरिका का चैलेंज भी कबूल किया और अगर आप एक खुद मुख्तार इंडिया चाहते हैं तो आपको बीजेपी को वोट देना पड़ेगा। लेकिन इस सारे अमल में रुकावट है कांग्रेस, राहुल गांधी या दीगर अपोजिशन जमातें। यही वजह है कि राहुल गांधी, उनकी हमशीरा प्रियंका गांधी और कांग्रेस के वो तमाम रहनुमा जो कि एहतजाज करने जा रहे थे इलेक्शन कमीशन के बाहर, उनको गिरफ्तार करके उनको हिरासत में लेकर यह पैगाम दिया गया कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर किसी तरह का कोई सवाल नहीं खड़ा होगा क्योंकि हमने इलेक्शन लड़ना है और इसी इलेक्शन कमीशन के तहत लड़ना है। लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त सामने आ रही है वो बड़ी ही दिलचस्प है, ख़ास तौर पर भारत की शुमाली रियासत बिहार में होने वाले इंतखाबात के हवाले से। बीबीसी की रिपोर्ट है, उसका स्क्रीनशॉट आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस रिपोर्ट में यह बात कही गई है कि बिहार के इलेक्शन से कबल इंटरम वोटर लिस्टें जारी की गई हैं। ये इलेक्शन नवंबर 2025 में होने जा रहे हैं और ये जो इलेक्शन लिस्टें जारी की गई हैं इसके हवाले से मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों का ये कहना है कि ये अमल जल्दबाजी में मुकम्मल किया गया है और इन फहरिस्तों में ना सिर्फ गलत तस्वीरें शामिल की गई हैं बल्कि कसीर तादाद में वो अफराद भी शामिल हैं इन लिस्टों में जो मर चुके हैं, जिनका हिसाब किताब भी हो गया है, जिनको जलाकर उनको बहा भी दिया गया है या दफना भी दिया गया है। वो मरे हुए लोग भी इन्हीं लिस्टों में शामिल हैं। और ये लिस्टें कब आई हैं सामने? जब राहुल गांधी ने एतराज़ किया है इलेक्शन कमीशन की साख के ऊपर। ये जो फहरिस्तें हैं इसमें भी कई खामियां कांग्रेस और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज ने सामने रखी हैं, जिसमें एक ही एड्रेस पर दर्जनों अफराद के वोटों के रजिस्टर होना, इसी एड्रेस पर कई ज़ात और कई मज़हब के लोगों का इंदराज, उसके साथ साथ ये जो लिस्ट जारी की गई है इसमें बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी एक रिलीज़ में बताया है कि 7 करोड़ तकरीबन 90 लाख वोटर्स का घर घर जाकर उनका डेटा चेक किया गया है और उनका ये कहना है कि लिस्टों को अपडेट किया गया है और जिसके बाद ये जो वोटर लिस्ट की तादाद थी ये कम होकर 7 करोड़ 24 लाख रह गई है। यानी पिछली फहरिस्त से 65 लाख अफराद को लिस्टों में से निकाल दिया गया है। इलेक्शन कमीशन का कहना था कि इन 65 लाख अफराद में से 22 लाख अफराद जो हैं वो मर चुके हैं, 7 लाख ऐसे हैं जिनका नाम 2 बार दर्ज था और इस दौरान 36 लाख वोटर्स बिहार छोड़कर दीगर रियासतों में मुंतकिल हुए हैं और उन्होंने भी अपना वोट वहीं पर मुंतकिल करा लिया है। अच्छा, इन फहरिस्तों की दुरुस्ती के लिए 1 सितंबर तक दरखास्तें दी जा सकती हैं और अब तक 1,65,000 से ज़ायद दरखास्तें करेक्शन के लिए वोटर लिस्टों में वोटर्स की तरफ से वो जा चुकी हैं इंडियन इलेक्शन कमीशन के पास। अब इसके ऊपर ये एतराज़ सामने आ रहा है, ख़ास तौर पर और बिहार के वो आबादियाँ जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत है, यानी वहाँ पर मुसलमानों की आबादियाँ हैं और बताया ये जा रहा है, ये जो बीबीसी की रिपोर्ट है कि जो वोटर्स लिस्टों में से निकाले गए हैं उनमें से ज़्यादातर
जो तादाद है वो मुसलमान वोटर्स की है और मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में से मुसलमानों को ही और उनके वोटों को ही खारिज कर दिया गया है। तो क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि सारी की सारी इंडियन सियासत इस वक्त रियासत बिहार के इलेक्शन के ऊपर हो रही है और बिहार का इलेक्शन जीतना इस वक्त बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा जो है ना वो इम्तहान है और उस इम्तहान में खरा उतरने के लिए एक जानिब एंटी पाकिस्तान नैरेटिव, दूसरी जानिब एंटी अमेरिकन नैरेटिव और उसके साथ साथ वार फोबिया को बरकरार रखना ये उनकी मजबूरी है और वो इसी प्लानिंग के तहत आगे चल रहे हैं कि जनाब हम ना पाकिस्तान के साथ हमने किसी तरह का कोई राब्ता रखना है, ना ही हमने अमेरिकन पाबंदियों को खातर में लाना है। हम वो हैं जो आपको तरक्की दिलवा सकते हैं बगैर किसी के सामने झुके, लिहाजा आप हमें वोट दें। और उस चक्कर के अंदर इलेक्शन कमीशन को भी इस्तेमाल किया जाएगा, दीगर तमाम इदारों को भी इस्तेमाल किया जाएगा ताकि ये माहौल बना रहे। इसी दौरान इस बात का इम्कान भी जो है ना वो मौजूद है कि अगर बीजेपी ने, मोदी सरकार ने इस का खतरा महसूस किया कि वो बिहार का इलेक्शन हारने जा रहे हैं तो फिर वो एक मर्तबा फिर ऑपरेशन सिंदूर जैसा या पहलगाम जैसा एक फॉल्स फ्लैग करेंगे, उसके नतीजे में अपने लिए दोबारा कोई गुंजाइश हासिल करेंगे और फिर इलेक्शंस के अंदर जाएंगे। इसका मतलब ये है कि नवंबर से पहले पहले एक और कार्रवाई मोदी डालने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और उसके लिए ये सारे का सारा माहौल बनाया गया है। बुनियादी तरजीह सिर्फ इलेक्शन जीतना है और उस इलेक्शन के जीतने के लिए हर एक जुर्म भी कबूल है, हर एक दाग भी कबूल है और हर एक नैरेटिव बनाने के लिए हर एक चाल कबूल है और उससे वो मोदी साहब जो हैं वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। और इस वाले से ये जो पेशरफ्त हैं ये सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है और देखना ये है कि मोदी सरकार अपने इस एजेंडे में कामयाब होती है या नाकाम होती है। और जो इक़दामात इस वक्त हो रहे हैं मुझे उनकी कामयाबी के इम्कानात बहुत ही ज़्यादा कम नज़र आ रहे हैं। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।